हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सोमरफील्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। सोमरफील्ड ने जो बोर का एटॉमिक मॉडल है उसमें संशोधन किए और हाइड्रोजन के एटम की व्याख्या करते हुए उन्होंने हमें बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो किसी एक कक्षा के अंदर घूमते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी की ऊर्जाएं समान हो, वो अलग अलग हो सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वो एक ही कक्षा के अंदर घूमते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो जरूरी नहीं है कि वो वृत्तीय हो। उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में भी घूम सकते हैं। आइए जैसे देखते हैं। तो जैसे कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक कक्षा में घूमते हुए एक पथ के ऊपर नहीं घूमते हैं, बल्कि वो अलग अलग पथों पर घूमते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा है वो सभी की अलग अलग होती है। जैसे चौथी कक्षा है और इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग पथों पे घूम रहे हैं। जो हमारा ये वाला पथ है जो जिसमें हम लोग गोल संरचना देख रहे हैं, मतलब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है वो इस पथ के ऊपर आप कहीं भी जहां पे भी इलेक्ट्रॉन होगा वहां से नाभिक के बीच की दूरी देख करके डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें जो दीर्घवृत्तीय कक्षाएं हैं तो इनकी आप लोग गति देख रहे हैं, पथ देख रहे हैं कि इनकी डिस्टेंस इससे ज्यादा हो जा रही है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन गति करने वाले होंगे उनकी ऊर्जा भी अलग अलग होगी, क्योंकि इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है उनके प्रति अलग अलग होगा। अच्छा, जो हमारे सोमरफील्ड है उन्होंने इन पथों को उप ऊर्जा स्तर माना। उन्होंने कहा कि ये जो ऊर्जा स्तर है इसका उप ऊर्जा स्तर बनाया इन्होंने K4। इन्होंने कहा कि जब हमारा जो n का मान है और k का मान जब बराबर होगा तो हमारा जो पथ है वो वृत्तीय होगा, मतलब वृत्तीय पथ होगा, वृत्तीय पथ होगा। और जब हमारा n का मान और k का मान अलग अलग होगा तब हमारा पथ, इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो दीर्घवृत्तीय होगा, जैसे कि बाकी तीन कक्षाओं के अंदर आप लोग देख रहे हैं। इनमें, इसमें और इसमें, इनमें n इक्वल तो है 4, लेकिन जो k का मान है वो सबके लिए अलग अलग है। इधर से जो पहली कक्षा है ये वाली, इसके लिए है k का मान 3, इसके लिए है k का मान 2 और जो सबसे बाहर वाली है इसके लिए है k का मान 1। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे n इक्वल तो 4 है, लेकिन इनके k के मान इनसे अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा k का मान है वो n के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें हमारा जो n का मान है, सॉरी जो k का मान है वो n के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर n बराबर हमारा 1 होगा तो हमारा k बराबर भी या k का एक मान होगा, k का एक मान होगा, एक मान होगा, बस एक मान होगा। अगर हमारे n के मान 2 होंगे तो k के मान भी हमारे 2 होंगे, और n के मान अगर 3 होंगे तो k के मान भी 3 होंगे, और n के मान अगर 4 होंगे, n का मान अगर 4 होगा तो k के मान भी हमारे 4 ही होंगे। जैसे कि आप लोग इस चीज को आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देख रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे n बराबर 4 लिया है तो इसमें आप लोग देख रहे हैं k के मान भी 4 है। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से 4 होंगे, मतलब उतने ही पथ होंगे। ठीक है। और एक चीज और, इनमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो केवल ये जो वृत्तीय कक्षाएं हैं ये एक नहीं, इसमें कई कक्षाएं हो सकती हैं। इनमें से केवल उन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिनका कोणीय संवेग NH/2π होगा, NH/2π होगा। यहाँ पे n हमारा 1 2 3 और 4 है, ये आपकी कक्षा की संख्या है। इनको हम लोग मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। जो हमारी
कक्षा है मुख्य वाली वो हमारी एक ही होगी, उसमें उप ऊर्जा स्तर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी मुख्य ऊर्जा स्तर है मतलब मुख्य कक्षा है जिसको हम लोग कक्षा बोलते हैं, कोष बोलते हैं, वो सिर्फ एक ही होगी। और ये जो हमारे इसमें जो दीर्घवृत्तीय पथ दिए हुए हैं इनको हमने दीर्घवृत्तीय पथ कहा है, दीर्घवृत्तीय दीर्घवृत्तीय पथ। ये भी हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं पथों में घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग, यहाँ पे हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, इनके कोणीय संवेग की, ये लीजिए इनका कोणीय संवेग होगा KH/2π। यहाँ पे K का मान भी जैसे कि N का मान होता है उसी तरीके से होगा, 1 2 3 4 एटसेट्रा, इस तरीके से। ठीक है, जब हमारा N का मान और K का मान बराबर होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया था इस सिचुएशन में, तो हमारा पथ वृत्तीय होगा, पथ वृत्तीय होगा। और भाई अगर ये अलग होगा तो दीर्घवृत्तीय होगा, जैसे कि n बराबर 4 और k बराबर 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए या फिर 3 ले लीजिए, तो हमारा पथ दीर्घवृत्तीय होगा। ये था हमारा सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल। ये जो मॉडल है ये हाइड्रोजन के एटम की तो व्याख्या करता है, लेकिन जो है ये हमारे जो अधिक परमाणु क्रमांक वाले एटम है उनके परमाणुओं की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ये भी असफल रहा है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, ये उसकी भी व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ये दोषपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो हमने बच्चों यहाँ पे जो एटॉमिक मॉडल्स हैं उनके बारे में ये तो जान लिया है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कक्षाओं के अंदर रहते हैं, लेकिन वो किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं ये चीज हम पढ़ेंगे बोरबरी के नियम में। आइए, पहला नियम है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी कक्षाओं के अंदर 2n² के अनुसार भरे जाएंगे, इसके अनुसार भरे जाएंगे। अगर हमारी जो पहली कक्षा है उसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसी फार्मूले से हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे होगा 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 2, मतलब उसके अंदर पहली कक्षा है अगर तो उसके अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमारा जो कक्षा है वो दूसरी है तो हम लोग इसी फार्मूले से 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा और हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 8। उसके अंदर दूसरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और n अगर बराबर 3 है, मतलब तीसरी कक्षा है, तीसरा मुख्य ऊर्जा स्तर है, तो उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे 18 और चौथी कक्षा के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 4 का वर्ग करेंगे हम लोग, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा पॉइंट, जितनी भी कक्षाएं हैं वो सभी की सभी क्रम के अनुसार भरी जाएंगी, मतलब कक्षाएं क्रम के अनुसार भरी जाएंगी, कक्षाएं कर्मानुसार भरी जाएंगी, कर्मानुसार भरेगी। चलिए, मतलब क्या हुआ इसका, पहले पहली कक्षा भरेगी, उसके बाद दूसरी कक्षा भरेगी, फिर तीसरी कक्षा भरेगी, फिर चौथी कक्षा भरेगी। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये नियम कहता है हमारा कि जो सबसे बाहर वाली कक्षा है, सबसे बाहर वाली कक्षा कोष, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होंगे, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। पैलेडियम पीडी
इसकी बाहर के सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको छोड़ करके। बाकी जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सभी की बाहर की सेल्स में केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। आइए हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, जो हमारी बाहर वाली सेल है, जो हमारी बाहर वाली सेल है, बाहर वाली कक्षा है, कोश है, बाहर वाली कोश है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तब डालेंगे जब उसके जब उसके अंदर वाली कक्षा पूरी भर चुकी होगी। जब अंदर वाली कक्षा भर चुकी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से मेरी बात को। ये सपोज कर लीजिए हमारा नाभिक है, इसके बाहर हमने एक कक्षा बनाई। फिलहाल तो यही बाहर वाली है क्योंकि इसमें केवल एक ही कक्षा बनाई है, तो ये भी सिर्फ एक कक्षा है, तो इसको आप कुछ भी कह लीजिए, अंदर वाली या बाहर वाली, तो दोनों एक ही कक्षा है। तो इसमें हमारे पास में सपोज कर लीजिए हमारे पास में 20 इलेक्ट्रॉन है। 20 इलेक्ट्रॉन किस एटम के पास में होते हैं, किस एलिमेंट के पास में होते हैं बताइएगा, कैल्शियम। ये तो हम लोग कैल्शियम के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। अब हमें सोचना पड़ेगा पहले 2 इलेक्ट्रॉन डालने से पहले कि क्या इसके अंदर कोई सेल है, अगर वो सेल है तो वो पूरी भरी हुई होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर कोई सेल नहीं है, तो लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे कि यहां से पता चलता है, तो इसमें और अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट जो कक्षा है उसको शो करेंगे, उसको दिखाएंगे, और अब आगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना शुरू करेंगे। अब हमने इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन डाले, जैसे कि मैंने अभी बताया इस रूल में। तो ये रूल कहता है कि बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तब डालेंगे जब उससे अंदर वाली सेल पूरी भर चुकी होगी। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो इसके अंदर वाली सेल है वो पूरी भरी हुई है, क्योंकि वो पहली कक्षा है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, वो पूरी भरी हुई है। अब हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, मतलब 2 तो पहले से ही है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब इसमें और अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते क्योंकि हमारा तीसरा रूल यही है, इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाहर एक कक्षा और शो करेंगे, ये लीजिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और फिर हमारा जो चौथा रूल है उसको पढ़ेंगे। ये कहता है कि बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तब डालेंगे जब इससे अंदर वाली सेल पूरी भर चुकी होगी। अब हम लोग बाहर इसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब हम तीसरे नियम के हिसाब से इसमें और अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं। अब क्या करें, अब पहले अपने इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। देखिए पहले यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिए हैं। तो 2 तो पहली कक्षा में है और 8 इससे दूसरी वाली कक्षा में है। ये तो पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी है। तो पहले में 2 हो गए हैं, इसमें 8 हो गए हैं, तो 10 हो गए हैं, और 8 इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब एक नई कक्षा बनाएंगे। अब आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन आप लोग इसमें डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग एक और पढ़ाते हैं आपको, रूल इसका 5वां। ये थोड़ा सा टफ है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब सपोज कर लीजिए आपके पास में और भी इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और हम लोगों को आगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तब क्या करेंगे, अब हम लोग इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर पूरे हो चुके हैं। तो हम ये जो हमारी तीसरी कक्षा है इसके अंदर हमारी कितनी कैपेसिटी है, 18 इलेक्ट्रॉन की।
इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हम लोग और डाल देते हैं। ठीक है, अब ये पूरी हो गई है। इसके पूरी होने के बाद में हम बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से ही है, इसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो कितने डाल सकते हैं? 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा तीसरा रूल कहता है ये चीज। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाहर एक सेल और बनाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन के बाद में फिर हम लोग, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं डाल सकते, हमारा चौथा रूल कहता है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और डाल सकते हैं आप लोग इससे अंदर वाली में, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन से ये पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितने की है? 32 इलेक्ट्रॉन की। यही है हमारा पांचवा रूल। ये कहता है कि जो बाहर वाली से अंदर वाली सेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तब डालेंगे जब उससे अंदर वाली सेल पूरी भर चुकी होगी। ठीक है, तो हम इसका मतलब हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो तीसरी कक्षा है उसके अंदर पूरे 18 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, यही है हमारा पांचवा रूल। क्या कहा हमने? जो बाहर वाली कक्षा है, बाहर वाली कक्षा में, बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब डालेंगे जब उससे अंदर वाली कक्षा पूरी भरी होगी। ये आइए बच्चों, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति के बारे में, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश की तरह दो प्रकृति शो करता है, मतलब कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन ये जो दोनों कण हैं हमारे, ये किसी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव नहीं हो सकते हैं। अगर हम लोग इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका हमें पता चल जाएगा। हम लोग ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है या कोई भी सूक्ष्म कण होता है वो हमारा दोनों प्रकृति शो करता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो प्लैंक साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने प्रकाश की द्वितीय प्रकृति को सिद्ध किया था, और उन्होंने कहा था कि जो हमारा प्रकाश है वो बंडल के रूप में या पैकेट के रूप में चलता है, जिनको हम लोग क्वांटा कहते हैं, और उसकी एनर्जी को एक समीकरण के द्वारा बताया भी, जिसको हम लोग E बराबर h से रिप्रेजेंट भी करते हैं। और वही आइंस्टीन के समीकरण को आप लोग जानते होंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारा कोई भी अगर m मास का कोई भी अगर कण है तो हम लोग उसको, हमें उनकी जो आइंस्टीन की समीकरण दी हुई है E बराबर mc स्क्वायर, इसकी हेल्प से उसको मास, जो मास है हमारा, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरण की हेल्प से जो हमारे दे ब्रोगली साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो भी सूक्ष्म कण है और दोनों प्रकृतियां शो करता है। और इन दोनों जो हमारी समीकरण लिखी हुई है इनकी हेल्प से उन्होंने एक नई समीकरण बनाई, जिसको हम लोग दे ब्रोगली समीकरण कहते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारी समीकरण है दोनों, ये पहले वाली और दूसरे वाली को अगर हम लोग इनको दोनों को बराबर रख रहे हैं, मतलब 1 व 2 इक्वेशन से हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पाएंगे हमारा जो होगा h न्यू बराबर होगा mc स्क्वायर। ये जो हमारा यहाँ पे आवृत्ति है ये होती है c बाई लैम्बडा के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं h बराबर c बाई लैम्बडा। लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है किसी भी पार्टिकल की या फिर जो हमारा प्रकाश है उसके फोटोन की, mc स्क्वायर। यहां से हम इसको काट देंगे तो हमारे पास में बचा है
एच डिवाइड बाई लैम्डा इक्वल एम सी। ठीक है, हम लोग इसको लैम्डा के बराबर ले सकते हैं, तो आपकी जो समीकरण होगी लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे प्रकाश की चाल है, सी हमारी प्रकाश की चाल है। ठीक है, प्रकाश का वेग है। अगर हम लोग इसकी जगह किसी कण का वेग ले ले u, तो हमारी समीकरण बन जाएगी एम यू। ठीक है, यही समीकरण कहलाई दे ब्रोगली समीकरण। इसको हम लोग और भी ज्यादा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि ये द्रव्यमान है और ये वेग है, और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। तो ये हमारी कह सकते हैं हम लोग H बराबर P लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो P है वो M और U के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारी एक विशिष्ट समीकरण आ गई है दे ब्रोगली की। ये दे ब्रोगली इक्वेशन है। एक नंबर में कभी कभी ये न्यूमेरिकल ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है।